आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड के लिए यानी कि 7वीं की कक्षाओं के लिए वर्कशीट नंबर 24 जो कि हमारी SST की है और हिस्ट्री से है, इतिहास से। और आज हमारी तारीख है 21 दिसंबर। हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे और उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ हिंट दिए गए हैं और हमें सोचकर बताना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो 13 वर्ष की उम्र में, हम जानते हैं 13 वर्ष की उम्र में तो हम किसी को बच्चा या बालक ही कहते हैं, उस उम्र में वह बादशाह बन गया जिसने सुलह कुल की नीति चलाई थी और बैरम खां नाम का उनका संरक्षक था। तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत सारे बच्चे जोधा अकबर नाम का नाटक देखते ही होंगे और उन्होंने पहले देखा ही होगा। तो बैरम खान नाम का संरक्षक था अकबर का और ये मुगल बादशाह अकबर ही हैं जो 13 वर्ष की आयु में बादशाह बने थे। और इसीलिए क्योंकि उनकी उम्र कम थी तो उनके संरक्षक थे बैरम खान, जिन्होंने उनकी सुरक्षा की, देखरेख की और उन्हें बाकी बहुत सारी चीजों को सीखने समझने में मदद की। और यही वो व्यक्ति हैं जिसने सुलह कुल की नीति चलाई थी। ये क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए देखें अकबर के बारे में और क्या क्या जानकारियां आज हमारी वर्कशीट हमें दे रही है। तो अगर हम बात करें उनकी विजयों के बारे में या जो भी उन्होंने युद्ध अभियान किए उसके बारे में, तो काफी सारी जानकारी हमें मिलती है। उस जानकारी में अगर हम बात करें 1556 और से लेकर 70 तक की, तो इस समय में बैरम खां उनका संरक्षक था और अपने घरेलू कर्मचारियों से वो इसके बाद स्वतंत्र हो गए। यानी 70 के बाद अकबर जो है वो बैरम खां के संरक्षण से और बाकी कर्मचारियों से आजाद हो गए। या आजाद होने का मतलब है कि अब वो उनकी सलाह के अनुसार काम करने के साथ साथ अपने खुद के हिसाब से भी निर्णय ले सकते थे और लेने लगे। ले तो वो पहले भी सकते थे पर पहले वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब वो ऐसा करने लगे। नेक्स्ट की बात करें, उसने यानी कि अकबर ने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना, अफगानों, सूरी, शेरशाह सूरी याद होगा आपको, हमने साथ में पढ़ा था। अफगान भी उनके साथ लगा हुआ था। मालवा ये राज जगहों के नाम है, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान किए। यानी कि बहुत सारे युद्ध भी किए और उसी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से काम भी किया और इन सभी लोगों के विद्रोहों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद अगर 1568 की बात करें तो 1568 में शिशोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंबोर पर कब्जा कर लिया। तो ये बात कहाँ की हो रही है आप समझ सकते हैं। मुख्यतः राजस्थान की मुख्य जगहें थी जो 1568 और 69 में कब्जे में ले ली गई, जिसमें चित्तौड़ की बात करें और रणथंबोर की बात करें। वहीं पर अगर 70 और 85 की बात करें तो गुजरात पर भी धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया गया। और मिर्जा हाकिम, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना मिर्जा हाकिम, ये मिर्शा लिखा गया है, गलती से लिखा गया है, ये मिर्जा हाकिम है। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। यानी अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया। और दक्कन मतलब दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में भी अभियानों की शुरुआत की। उसमें बरार, खाना देश, ये खाना लिखा है, ये खाना नहीं है, खानदेश है, ये भी मिसप्रिंटिंग है, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी मिला लिया। तो हम देख सकते हैं कि अकबर के समय में मुगल साम्राज्य कितना विस्तृत था, काबुल तक पहुंच गया। तो दूसरी तरफ बरार, खानदेश, अहमदनगर जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं वहां तक मुगल साम्राज्य फैल गया और वहीं पर सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया।
और अगर 85 के बाद की बात करें, 85 से 1605 की, तो ये वो समय था जब अकबर का साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। उत्तर पश्चिम में अभियान, हाँ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले उत्तर पश्चिम में अभियान का मतलब है भारत के नक्शे पे जब उत्तर पश्चिम भारत को देखेंगे तो वहां पर आपको राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाला जो इलाका दिखाई देता है, उससे आप और पाकिस्तान की तरफ को बढ़ते जाएंगे, अन्य अन्य देश जो हमें दिखाई देते हैं। तब देशों का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब साम्राज्य ही हुआ करते थे, राज्य और साम्राज्य। तो उस तरफ अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो उसकी तरफ उन एरियो को जीतने के लिए अभियान चलाए गए थे। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। और जो भी हमने सुलह कुल की बात की थी उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि एक धार्मिक नीति थी। अकबर ने सुलह कुल की नीति चलाई थी। इसका मतलब था सहिष्णुता यानी सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों को मान, यानी कि जो भी अकबर की बातें मानते थे उनके मध्य भेदभाव नहीं करती थी। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। कुल मिला के इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था, ये एक ऐसी धार्मिक नीति थी जिसके हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, पारसियन, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति, ईसाई हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब अकबर के लिए या उस समय के शासन के लिए, सत्ता के लिए सब समान थे। सुलह कुल, सभी आपस में सुलह से रह सकें। सुलह मतलब प्रेम से रह सकें। सुलह का तो सुलह कर लो, प्रेम से रह सकें। ये एक ऐसी नीति थी जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता को मानती थी। अब बात कर लेते हैं अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण नीति है अपने आप में। अगर इसकी बात करें तो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारियां मिलती हैं कि अकबर ने अपने प्रशासन को किस तरीके से चलाया। तो अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को बांटा पहले सूबों में, और सूबों की जिम्मेदारी दी सूबेदारों को, जो राजनीतिक काम भी संभालते थे और सैनिक वाले काम भी संभालते थे। और प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, और वित्तीय अधिकारी को बोलते थे दीवान। प्रांत का क्या मतलब है? ये हम जो बात करें सूबों की, उसी वही है ये भी। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे। और कौन कौन थे एक प्रांत के अंदर या एक सूबे के अंदर? बख्शी, जिसे सैनिक वेतन अधिकारी बोलते हैं, वेतन अधिकारी। उसके अलावा सदर, जो धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। फिर एक फौजदार जो सेना नायक होता था। इसके अलावा कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। तो ये सब होते थे वहां पर। कहाँ पर? एक सूबे के अंदर, उस सूबे को संभालने के लिए। तो साम्राज्य को बहुत सारे सूबों में बांटा था और सूबों के अंदर इन सभी अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। तो ये था अकबर का प्रशासन सही तरीके से चलाने के लिए। तो हम देख सकते हैं धार्मिक भी हैं तो सैनिक भी हैं, तो प्रशासन में वित्तीय अधिकारी भी हैं, और बहुत सारे दूसरे सभी अधिकारियों के बारे में हमने यहाँ जाना। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अगर आगे की तरफ बढ़े तो सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है और उसमें हमें कहा गया है अध्यापक और परिवारजनों की मदद लेकर आपको पता लगाना है अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों के बारे में। तो अब आपको लगेगा कि अकबरनामा की जिल्दे भी हैं। जी हाँ, इसके अन्य भाग भी हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लें कि जिल्द का क्या मतलब है। जिल्द का मतलब है उसके अन्य भाग। तो अकबरनामा और आईने अकबरी, आईने, अब इसे पूरे को जब आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अकबरनामा है क्या। दरअसल अकबरनामा जो एक जिल्द लिखी गई थी, एक पुस्तक लिखी गई थी, वो लिखी गई थी अकबर के करीबी मित्र अबुल फजल के द्वारा। और क्यों लिखी गई थी? क्योंकि अकबर ने उन्हें कहा इतिहास लिखने के लिए। फिर अबुल फजल ने अकबरनामा नाम से इसे लिखा। तो जो 3 भाग इन्होंने लिखे, तो पहला भाग जो था उसमें अकबर के जो भी पूर्वज थे उनके बारे में लिखा, और दूसरा
भाग में अकबर के शासनकाल की जो जितनी भी घटनाएं थी, जब हम जैसे युद्धों वगैरह इन सब की बातें करें, उसके बारे में लिखा। और जो तीसरी जिल्द थी उसका नाम था आईन अकबरी। और अपने आप में आईन अकबरी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऊपर हेडिंग में अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों लिखा गया है। आ, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व राजस्व यानी पैसे संबंधी, कर वगैरह, ये सब चीजों की संबंधी जानकारी, और उसका जितना भी साम्राज्य था, पूरा भूगोल उसका, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। और यहाँ तक कि आईन अकबरी से हमें ये भी पता चलता है उस वक्त लोगों की रीति रिवाज, संस्कृति कैसी थी, और उस वक्त कौन सी फसलें थी, उनकी कीमत क्या थी, मजदूरी क्या थी, और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, यानी कि जो भी इकोनॉमिक से जुड़ी हुई बाकी चीजें होती हैं, उनकी जानकारी भी हमें इस आईन अकबरी से मिलती है। तो हम देख सकते हैं आईन अकबरी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि क्रियाकलाप में कहा गया था अपने अध्यापक या परिवारजनों की मदद ले, तो फिलहाल तो आपकी अध्यापिका मैं ही हूँ, तो मैं ही मदद कर रही हूँ। तो फिलहाल बढ़ जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमसे कहा गया है कि अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताइए। ये मैं आपको डिटेल में अभी अभी समझा चुकी हूँ कि सच्चाई, न्याय और शांति के लिए सुलह कुल की नीति बनाई गई थी। और इसके बारे में कुछ और जानकारी अभी मैंने अभी अभी आपको दी, जिन्हें आप ध्यान में रखते हुए एक बार पूरे आंसर को पढ़कर लिखें। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमसे कहा गया अकबर की प्रशासनिक विशेषताओं को बताने के लिए, तो पूरे प्रशासन में की जो विशेषताएं थी वो सब इसमें लिखी हुई हैं। तो ये है आपके लिए उत्तर। आप पूरा का पूरा उत्तर ध्यान से, आराम से लिख लें। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा से हमें अकबर के प्रशासन की जानकारी मिलती है, और सूबों में बांटा गया था, सूबेदार थे उसमें, वित्तीय अधिकारी और अन्य अधिकारी भी थे, जिसमें बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल, ये सब थे। ब्रैकेट को लिखना बिल्कुल भी ना छोड़ें। अक्सर हम शॉर्टकट मारने के लिए ऐसा करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें जानकारी दी गई है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या काम करता था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, ताकि आपको आपका काम करने में भी मदद मिल जाए और साथ में आपका पाठ भी समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो फ्रेंड्स का शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।